इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया था कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया और उसने दी अपनी 4 इक्वेशंस। ठीक है, जिन इक्वेशन से बारी बारी उसने चीज़ें समझाई और मेन चीज़ जो हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट निकल के आया वो ये था कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा रहे हैं तो उससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कराएं तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही एक दूसरे का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कैसे करेंगे और कैसे फॉर्म होंगे, तो उसके बारे में पहले समझेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज। अगर हम इन्हें ओसिलेट करावें तो ओसिलेट, ये सपोज क्या है इसका मीन पोजीशन, तो इन्हें ओसिलेट करावें तो क्या होगा, प्लस का चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और माइनस का ऊपर की तरफ, ऐसे ओसिलेट होंगे। फिलहाल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, प्लस से माइनस की तरफ। नेक्स्ट फिर जब ये चार्ज ओसिलेट करेंगे, जब चार्ज क्या कर रहे होंगे, ओसिलेट कर रहे होंगे, तो ये पॉजिटिव नजदीक आ जाएगा और नेगेटिव भी नजदीक आ जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये नेगेटिव उधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ। उसके बाद फिर नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ओसिलेट करेंगे। तो अभी फिलहाल देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नीचे की तरफ इतनी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, वैल्यू कम। एक बार जब ये दोनों यहाँ होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो चुकी होगी, 0। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा, लगातार फ्लक्चुएट कर रहा। लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर रहा है। चार्ज के एक्सेलेरेशन से क्या चीज एक्सेलरेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही चीज हम देख सकें वेव में, ये सपोज ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड गया मैक्सिमम पे, फिर आया 0 पे यहाँ, फिर डायरेक्शन चेंज की और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में कहाँ आया, मैक्सिमम पे, अगेन फिर कहाँ जाएगा, 0 पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या करता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, एक्सेलरेट करता रहेगा, एक पॉजिटिव पॉइंट पे और एक नेगेटिव पॉइंट के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, उसके 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है और साथ ही साथ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वेव। तो इस प्रकार ये यहाँ पे जनरेट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव अगर इस तरह चलेगी एक्सेलरेट करते हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वेव ऐसे फॉर्म होगी। इसका प्लेन अगर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड की वेव का प्लेन ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव ऐसे चलेगी, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड की वेव ऐसे चलेगी। ठीक है, दोनों कंबाइन फॉर्म में चलेगी, दोनों ही एक दूसरे का प्रोडक्शन करेंगे। तो अगर हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन कैसे होगा, तो एक चार्ज है जो क्या कर रहा है, मीन पोजीशन से ओसिलेट कर रहा है, मीन पोजीशन पे ओसिलेट कर रहा है, या हम कह सकते हैं मीन पोजीशन पे ओसिलेशन में क्या होते हैं, एक्सेलरेशन, या कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है किसका, एक चेंजिंग या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है किस चीज को, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को। फिर वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है किस चीज को, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इसी प्रकार ये वेव जो है प्रोपेगेट कर रही है। पॉइंट ये समझने का इसमें ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन ये होगा वेव का, तो मैग्नेटिक का वेव का प्लेन ये होगा। यानी कि ओरिएंटेशंस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे ओसिलेट कर रही है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओसिलेट कर रही है, ऐसे। लेकिन वेव किधर जा रही है, ऐसे। तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वेव किधर गई, जेड पे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ओरिएंटेशंस हैं अगर वे एक्स पे होंगे, मैग्नेटिक के वाई पे होंगे, तो वेव जेड पे चलेंगे। तीनों ही आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आई बात। तो प्रोडक्शन में क्या है कि एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जैसे ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या चीज, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, विच प्रोड्यूस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रोड्यूस कर रहा है एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड सो ऑन। और इसी प्रकार चलता रहेगा।
एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स, इस प्रकार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करेगी। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी कि अगर एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहे होंगे, वाई पे क्या हो रहे होंगे, एक्स वाई पे क्या हो रही होंगे, वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन हो रही होंगे, तो जेड एक्सिस पे क्या होगा, जेड क्या होगा, जेड एक्सिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेव किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जेड एक्सिस पे। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर होगी यहां तक बात। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो जो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा या ओसिलेट करेगा उसी से प्रोडक्शन होगा। अगर चार्ज पार्टिकल चाहे कितनी भी स्पीड से जा रहा हो, अगर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन नहीं होगा, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन नहीं होगा। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए। बात समझ आई, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल को लीनियर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना तो पॉसिबल है नहीं, कितनी स्पीड बढ़ाओगे बताओ। आपको एक रेगुलर वेव चाहिए, आप चाहते हो कि हमें रेगुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं से मिलती रहे। अब एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना शुरू किया लीनियर वे में, तो अब उसकी वेलोसिटी 5 से 10 गई, 15 गई, 20 गई, कहीं ना कहीं जाके तो रुकना पड़ेगा। कितनी स्पीड दे सकते हो, एक लिमिट तो है उसकी। ठीक है, इसीलिए चार्ज पार्टिकल को क्या कराना पड़े हमें, ओसिलेट। ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा ना, तो लगातार उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता रहेगा, एक्सेलरेशन, लगातार प्रोडक्शन होता रहेगा, और एक छोटे एरिया में। एक और बात, अगर आपका चार्ज पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है 1 मीटर पे ऐसे, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होगा, उस वेव का वेवलेंथ भी कितना होगा, 1 मीटर। समझ रहे हो, तो जितना उसका ओसिलेशन होगा, जितना लार्ज ओसिलेशन होगा, उतना ही लार्ज क्या होगा उस वेव का वेवलेंथ होगा। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ओसिलेट करेगा वही उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये किस स्पीड पे चलती है, इनकी स्पीड कितनी होती है, जो स्पीड लाइट की है, क्योंकि लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चाहे इसका वेवलेंथ कितने बढ़ाओ, स्पीड सबकी क्या है, सेम। अगर हम बात करें कि सारी सब में क्या कॉमन है, तो सारी वेव्स में क्या कॉमन होगा, इनका स्पीड कॉमन होगा। सब की स्पीड होगी 3 × 10⁸। तो सेकंड पॉइंट, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मीडियम है तो उसमें भी ट्रेवल करेंगे। अब जितना ज्यादा वो भारी मीडियम होगा, डेंसर होगा, उतनी उसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी उसमें, कम। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम ना हो तब भी ये ट्रेवल कर सकती हैं। नेक्स्ट, दीज वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। है ना, स्पीड कितनी स्पीड से, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। तो लाइट की स्पीड के कई सारे डेरिवेशंस थे पहले हमारे सिलेबस में, अब केवल क्या है उनके फॉर्मूले। तो लाइट की स्पीड के क्या क्या फॉर्मूले, एक तो हमने इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था एक, उसमें निकाला था एक फोर्स हमने पढ़ी थी, लोरेंज फोर्स। और लोरेंज फोर्स में बताया था कि लोरेंज फोर्स एक्चुअली में नेट फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है जब वो ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो वहीं से एक कंसेप्ट निकल के आया था हमारा कि जो c है, स्पीड ऑफ लाइट, वो किसके बराबर होगा, E/b के। वहां पे v था, अब यहाँ स्पीड अगर v नहीं है, c है, तो c लिख दो। यानी कि वेलोसिटी जो है बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप देखो E0/B0 लोगे, एक आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे E0 को चेंज करूं किसमें, ERMS में, तो E0 और ERMS का रिलेशन क्या है, E0 इक्वल टू कितना होगा, ERMS इंटू में √2। तो √2 ऊपर √2 नीचे, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये ERMS अपॉन BRMS इसके भी बराबर होगा। तो E/B बस करोगे, क्या मिलेगा तुम्हें, स्पीड ऑफ लाइट c। क्लियर है, तो इससे इस फॉर्मूले से हमें ये लाभ होगा कि अगर सपोज हमारे पास E की वैल्यू है, B की वैल्यू नहीं है, तो C की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो E की वैल्यू होगी तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, B की, और B की वैल्यू होगी तो किसकी निकल जाएगी, E की। क्लियर है,
सी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक फॉर्मूला सी का और है स्पीड ऑफ लाइट का, सी इक्वल्स टू 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब 1/एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये अगर रूट में इसके बराबर करें तो भी हमें क्या मिलता है, सी। ये दो फॉर्मूले याद करने हैं बस। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वही एक ही बात बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस होंगे अगर वे एक्स में हो रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस वाई पे हो रही होंगे, तो एक्चुअली में जो वेव ट्रेवल करेगी वो कैसे करेगी, जेड पे। तो तीनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट 5, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स depend on the electric and magnetic properties of medium in which these waves travel and is independent of the amplitude of field vector। amplitude of field vector that means बात कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के, कह रहा उन पे डिपेंड नहीं करने की, जो एक्चुअली में इसकी स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे करेगी कि हमारा मीडियम कैसा है। ठीक है, और हम नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे कि मीडियम कितना भारी या कितना हल्का है उसे क्या कहते हैं, किससे पता चलेगा, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी उसमें, कम, कम होगी तो ज्यादा, तो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी विच इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो ही तो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन और एक मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन ये है और मैग्नेटिक के ओरिएंटेशन ये चीज हमारे पास है, बस जो कम या ज्यादा होती जा रही है, ये भी लगातार चेंज हो रही है और ये भी इसी प्रकार वेव फॉर्म कर रहे हैं। तो इसने कहा कि किसी भी टाइम पे जो भी इनका एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी जो एक एवरेज एनर्जी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो टोटल एनर्जी दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक में भी और मैग्नेटिक में भी। ठीक है, और दोनों की एनर्जी को आप जोड़ दोगे, दोनों इक्वल हैं, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी जो है वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो 5 एनर्जी डेंसिटी है, जिसमें से 2.5 एनर्जी डेंसिटी किसका होगा, इलेक्ट्रिक का, और 2.5 किसका होगा, मैग्नेटिक का। दोनों पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की कितनी कितनी होती है वो देखेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी, देखो इलेक्ट्रिक वेव्स की कंसेप्ट यहां से निकला। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर होता है, कैपेसिटर में। तो इधर की तरफ प्लस और इधर की तरफ माइनस, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी यहाँ है। इसकी जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी होती है, ये कितनी आई थी हमारी, हाफ CV²। अगर मैं इसी की एनर्जी डेंसिटी निकाल लूं, एनर्जी डेंसिटी, तो वो आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये आएगी इसकी एनर्जी डेंसिटी, और इसी फॉर्मूले से आ जाएगी। कैसे, कि जब ये टोटल एनर्जी है इसकी और डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई पर यूनिट वॉल्यूम, तो सी का वैल्यू जो भी सी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A/d वो रखेंगे, वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे, और फिर हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा वोल्टेज को ई में कन्वर्ट करके। वो सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी चलो एक एक्सेप्शन के तौर पे मैं करा रहा। चलो देखो, एनर्जी डेंसिटी हमें निकालनी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी हमारी, अब कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, हाफ CV², और अपॉन में वॉल्यूम कितना इसका, इसकी प्लेट का एरिया कितना A, और बीच में जो गैप है वो कितना होता है D, तो इसका वॉल्यूम आ गया A/D। ठीक है, अब C कैपेसिटेंस का क्या होता है इसका, हाफ एप्सिलॉन नॉट A²। या C का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/d, और इनटू में A/d। अब V को किस में कन्वर्ट करोगे, E में, तो V को E में कन्वर्ट, V इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू क्या होगा, E इंटू R। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, D, तो क्या रखोगे, इसका स्क्वायर है, तो E² इंटू में D²। इस D² से ये D² कैंसिल, इस A से ये A कैंसिल, कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², वही हमने यहाँ रखा। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब मैं इसे एक साथ लिख रहा हूं बस, है ना, कि
एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि यूई दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू बी, ये होता है तुम्हारा हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट। अब ये तुम्हें पता ही है कि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये डायरेक्टली दोनों, अगर ये ऊपर आया तो ये किधर आएगा हमेशा नीचे डेरिवेशन में, ये ऊपर है तो ये कैसा होगा कहीं पे भी नीचे, ठीक है। तो ये इनके दो फॉर्मूले हैं, ये भी वैसे ही निकलता है जैसे हमने इलेक्ट्रिक का एनर्जी डेंसिटी निकाला था। तो इन दोनों की एनर्जी डेंसिटी है। यहाँ जो ये हमारे ई है और बी है ये कैसे हैं, आरएमएस के। हम इन्हें किस में कन्वर्ट कर सकें, नोट में, ठीक है। तो अगर आरएमएस में लें तो ये है। अब इलेक्ट्रो एनर्जी डेंसिटी ऑफ, अगर मैं निकालूं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव तो वो कितनी आएगी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों की मैं ये एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करूं, हमें क्या पता है दोनों क्या है आपस में इक्वल है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। तो या तो इसका ट्वाइस करके लिख दूं या फिर इसका ट्वाइस करके लिख दूं। तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इसके बराबर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी। तो ये होगा बराबर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर ये बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट के, ठीक है। और ये जो ई और बी है कैसे हैं, ये आरएमएस में, ये ध्यान रखना, ये किस में है, आरएमएस में है। हम चाहे तो इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीक वैल्यू में, ठीक है। तो वहां से भी कर लेंगे, ठीक। यहां पे लिखोगे जैसे ई आरएमएस बराबर किसके होगा, ई नोट अपॉन √2, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर बाई 2, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी आ जाएगी बी नोट स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट। क्लियर है। तो ये एनर्जी हमारी किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो इसमें इसमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी मतलब डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे ही मानो जैसे लाइट आ रही हो कहीं पे, तो 1 यूनिट स्क्वायर एरिया में, कितने एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर, 1 यूनिट स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में, कितने टाइम में, 1 सेकंड में जो भी एनर्जी वहां पे इंसिडेंट हो रही होगी, जो भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही होगी उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 1 यूनिट स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कंटिन्यूअस है। अब लगातार आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे, जितना टाइम बढ़ता रहेगा एनर्जी उतनी ही आती रहेगी। तो इंटेंसिटी निकालनी तो मैं डेंसिटी कैसे निकालोगे कि 1 सेकंड में कितना आ रहा है, ठीक है, कितने टाइम में, 1 सेकंड। अभी हमने डेंसिटी निकाल ली थी, कितनी डेंसिटी आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्या डेंसिटी थी। अब जो डेंसिटी हमने निकाली थी वो भी तो वही थी ना, पर यूनिट एरिया। जो भी हमारी एनर्जी आई थी वो एनर्जी हमारी कितनी थी, वो थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर, या ई नोट में कहूं तो ये, और अगर जैसे हमने वहां पे ई आरएमएस में निकाला था तो एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर, ये आया था पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी का डेंसिटी। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट एरिया में इतनी आ रही थी एनर्जी, ठीक है। तो 1 यूनिट एरिया में, बात समझ आई, ठीक है, 1 यूनिट एरिया में। अब पॉइंट है कि 1 सेकंड में कितनी आएगी 1 यूनिट एरिया में, बस एक क्षण के लिए इतनी, यहां पे इतनी है, ठीक है, इतने 1 मीटर में, 1 मीटर में। और सपोज ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का
1 यूनिट 1 मीटर लेंथ और 1 स्क्वायर मीटर एरिया, इतने में जो एनर्जी थी वो हमारी कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, 1 मीटर में। वो प्योर डेंसिटी थी, हमें कितने में निकालनी, 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड में ये लेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कितनी दूरी कवर करेगी, जितना उसका स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर 1 मीटर में इतना एनर्जी आ गया तो सी में एनर्जी कितना होगा, तो वो जो इंटेंसिटी होगी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये हमारी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर सी, या फिर ये बराबर होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू सी के। क्लियर। नेक्स्ट, मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जब चलती है तो कैसी है, वेव है, रेडिएशन है, ठीक है। लेकिन जैसी वो वेव टकराती है, कहीं पे स्ट्राइक करती है, तो वो किसका फॉर्म ले ले, पार्टिकल का। और पार्टिकल के पास क्या होगा, मोमेंटम, उसके पास तो मास भी होगा, मोमेंटम भी होगा, और वो मोमेंटम ट्रांसफर भी करेगा, फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब वो स्ट्राइक करेगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम निकालना हो P = तो कैसे निकलेगा, U/c, एनर्जी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है। नेक्स्ट, अब आ गया नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमें पता है हर एक वेव का क्या होता है इक्वेशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितनी वेव्स हैं एक्चुअली में, एक इलेक्ट्रिक वेव है और एक मैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन हमारा होगा E = E नॉट साइन ω/t + kx, और मैग्नेटिक का इक्वेशन होगा B = B नॉट साइन ω/t + kx। अब ये है हमारी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव, और ये है इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक वेव। और यहां पे जो छोटे छोटे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे ये ओमेगा है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t, यानी कि टाइम पीरियड। और जो के है, के हमारा क्या होगा, यहाँ पे के होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है 2π/λ। ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन से हमें यह है कि कुछ तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें सपोज अब इलेक्ट्रिक की इक्वेशन दी है आपको और किसकी इक्वेशन पूछ रहा है, मैग्नेटिक की, तो हम हमारे पास उस इक्वेशन में क्या होगा, E नॉट, और हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी, B नॉट की। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि C = E नॉट/B नॉट, वहां से B नॉट आ गया, फिर ओमेगा की वैल्यूज, के की वैल्यूज हम यहाँ पे कॉमन मिलेंगी, या फिर इनकी वैल्यूज नहीं दी, सपोज टाइम पीरियड दिया तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, या ओमेगा की वैल्यू दी है, टाइम पीरियड पूछ रहा है तो वहां से आ जाएगी। अब वेवलेंथ पूछेगा तो कहां से लेंगे, के से। के की वैल्यू होगी के = 2π/λ, के दिया होगा तो वेवलेंथ निकल जाएगा। ठीक है। अब वेवलेंथ हमारे पास है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है, अब फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो स्पीड किसके बराबर होती है, λ × म्यू। तो वेवलेंथ हमें पता होगा, स्पीड हमें पता ही है, तो क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो इसी प्रकार जो भी चीज पूछता रहेगा हम निकाल लेंगे। अगर फ्री स्पेस में, सपोज फ्री स्पेस में नहीं है और आपसे पूछ रहा है बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ओमेगा से निकाल लो, अगर ओमेगा पता है तो 1 टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर होगा 2π, म्यू के भी बराबर होगा। तो लैम्डा यहां से निकल गया, म्यू यहां से निकल गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेलोसिटी आ जाएगा, अगर अदर किसी मीडियम में है तो, एयर में नहीं है तो। क्लियर हो गया। तो यहां से इस इक्वेशन से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, अब ये है स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि कौन सी वेव का कितना वेवलेंथ होगा, क्या वेवलेंथ का रेंज होगा और क्या उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन इंपोर्टेंट दे रखी हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। तो रेडियो वेव्स जो हैं इनका वेवलेंथ कैसा होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 10⁹ और वेवलेंथ जो है सेंटीमीटर्स में
ठीक है, तो वेवलेंथ बस एंगस्ट्रॉम में ही निकाल लो आप। ये किस में दे रखा है? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम बराबर किसके, कितने मीटर के होगा? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो इसे बस एंगस्ट्रॉम में याद करो, या फिर सेंटीमीटर में करना तो सेंटीमीटर में करो, बस एक में ही करना। ठीक, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी? विच विल बी लेस देन 3 × 10 की पावर 9। फिर इसके बाद माइक्रोवेव, इसका फ्रीक्वेंसी है 3 की पावर 9 से लेके 3 की पावर 12 तक। अब इसके बाद इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 14 तक। विजिबल का फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 14, 4.3 इंटू 10 की पावर 14 से 7.5 इंटू 10 की पावर 14 तक। मैं इसलिए कह रहा था इसकी पावर भी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब जो विजिबल रेंज हमें दिखाई दे ना लाइट, उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है बहुत कम है। अगर इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है तो इतने से में बस इतनी सी वेव्स ऐसी हैं जिनके लिए हमारी आईज क्या है? सेंसिटिव है, बाकी कुछ हमें दिखाई नहीं देता। बस इतनी फ्रीक्वेंसी आप दिखाई देखोगे, यहां से यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी है वे हम नहीं देख सकते। तो ये सारी की सारी इनके फ्रीक्वेंसी जो है और इनके वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, फ्रीक्वेंसी का रेंज दे देगा, बताओ इन चार में से कौन सी वेव है? इंफ्रारेड है, विजिबल है, कौन सी है? ठीक है, अब लास्ट इनके बच के यूजेस वे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।